एक बहुत बड़ी खबर जिसे भारतीय मीडिया को जोर शोर से दिखाना चाहिए था, कहीं ना कहीं दब गई। वो खबर थी नंबाला केशव राव, जिसे उसके निकनेम बसवराजू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। और इसकी मौत के साथ ही उन 76 सीआरपीएफ के जवानों की आत्मा को भी शांति मिली होगी, जो 2010 में मार दिए गए थे। तो कौन था ये नंबाला केशव राव और इसका क्या संबंध था उन 76 सीआरपीएफ जवानों से? चलिए विस्तार से देखते हैं। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। - 2009 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए बिना वामपंथी दलों के समर्थन के केंद्र में सत्ता में आया। चुनाव के एक महीने के भीतर भारत सरकार ने सीपीआई माओवादी को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत एक नामित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि माओवादी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और पिछले वर्षों में इसकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। यह उग्रवाद भारत की आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे कॉमर्शियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का घोर विरोधी है और इनका मानना है कि इसके वजह से वहां के लोगों की जमीन और रोजगार छीना जाता है। माओवादी इसी को अपनी गतिविधियों का औचित्य बनाते हैं। ये क्षेत्र विकास की भारी कमी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही इलाकों में छत्तीसगढ़ का दांतेवाड़ा जिला आता है, जहां की साक्षरता मात्र 30% है, जो देश में सबसे कम है। मार्च 2007 में माओवादियों पर छत्तीसगढ़ में 55 पुलिसकर्मियों की हत्या का भी आरोप लगा था। फरवरी 2010 में पश्चिम बंगाल के सिला कैंप पर हमले में कम से कम 25 पुलिसकर्मी मारे गए थे। माओवादी हिंसा की बढ़ती घटनाओं के जवाब में भारतीय अर्धसैनिक बलों ने रेड कॉरिडोर में एक बड़ा अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया था। जो लोग रेड कॉरिडोर के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें बता दूं कि यह एक आदिवासी बेल्ट है जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल के संथाल क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश के गोंड आदिवासी क्षेत्र से होते हुए बस्तर, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। 6 अप्रैल 2010 को सीआरपीएफ की 62 बटालियन ने सुबह 6 से 7 बजे के बीच एक अभियान के लिए जंगल में प्रवेश किया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार तारमेटला क्षेत्र में 300 से अधिक माओवादियों ने लौट रही सीआरपीएफ टुकड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार माओवादियों ने पहले 2 लैंडमाइंस विस्फोट किए, जिनका निशाना माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल थे। इस हमले में 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। ऐसा संदेह है कि इस हमले का मास्टरमाइंड नंबाला केशव राव था। यही नहीं, 2013 में झीरम घाटी हमले में 27 लोगों की हत्या, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता नंद कुमार पटेल भी मारे गए थे। उनके पीछे भी केशव राव का ही हाथ बताया जाता है। आजादी के पहले सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तब तक तो सब ठीक था। पर आज जब देश आजाद हो चुका है, सबको अधिकार मिले हुए हैं, तब उन अधिकारों का इस्तेमाल कर देश के उन्नति और अपने इलाके की उन्नति के जगह ये क्या करते हैं? अपने देश का ही नुकसान। आज जब सरकार उनके क्षेत्रों में विकास लाने की कोशिश करती है, तो वे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, स्कूल बंद करवा देते हैं, सड़कें उखाड़ फेंकते हैं और तो और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें मेन स्ट्रीम में आने से रोकते हैं। इससे क्या उनके क्षेत्रों का कभी विकास हो पाएगा? यह मान लेना कि ये लोग अनपढ़ हैं बिल्कुल गलत है। नंबाला केशव राव एक होनहार छात्र था। उसके पिता एक शिक्षक थे। वह स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। वह एक कुशल कबड्डी खिलाड़ी था। बाद में वरंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अब एनआईटी है, से बीटेक पास किया था। वह रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन का सदस्य भी था और कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा था। लेकिन इतने सारे अवसर होने के बावजूद उसने मुख्य धारा में शामिल होने की बजाय माओवादी बनने का रास्ता चुना। वह अपने क्षेत्र और अपने आदिवासी समुदाय के विकास में योगदान दे सकता था। राव को ऐसे कई बड़े आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसमें 100 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए, जैसे 2018 सुकमा आईडी हमला, 2019 गढ़चिरौली लैंडमाइन ब्लास्ट, 2021 में सुकमा बीजापुर हमला, 2023 में दांतेवाड़ा आईईडी ब्लास्ट और भी कई। बसवराजू एक सैन्य प्रशिक्षण भी था।
खासकर आईईडी और विस्फोटक के उपयोग में माहिर था और इसका ट्रेनिंग भी देता था। वो कई और भी गतिविधियों में शामिल था, जैसे कि 2004 के उड़ीसा के कोरापुट आर्मरी लूट, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और 1000 से अधिक एडवांस वेपन लूटे गए थे। वह 2005 में बिहार के जहानाबाद जेल ब्रेक में भी शामिल था, जिसमें 389 कैदी, जिनमें माओवादी और कुख्यात अपराधी शामिल थे, फरार हो गए थे। बसवराजू पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, एनआईए, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। यह ऑपरेशन कागर के नाम से चलाया गया, जो कि 18 मई रविवार को शुरू हुआ था, जिसमें नारायणपुर, दांतेवाड़ा, बीजापुर और कोडागांव जिलों की जिला रिजर्व गार्ड के जवान शामिल थे। बुधवार सुबह 3 दिन की तलाशी के बाद मुठभेड़ शुरू हुआ और अंततः 27 माओवादी, जिसमें बसवराजू और 12 महिलाएं शामिल थीं, मार गिराए गए। इस मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों पर कुल 3.33 करोड़ का इनाम था। इस ऑपरेशन में जिला रिजर्व गार्ड के 2 जवान भी शहीद हो गए, जो कि राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। पर प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को इस दुख में उबरने की शक्ति मिले। भारत की सेना अब अपने सभी दुश्मनों को सबक सिखाने में लगी है, चाहे वे देश के अंदर हो या देश के बाहर। इन उपलब्धियों के कारण देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज के दिन जो लोग गलत रास्ते पर निकल चुके हैं या जा रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि देश की मुख्यधारा के साथ रहकर ही वे अपने और अपने देश का विकास में योगदान दे सकते हैं, और उग्रवाद या आतंकवाद के रास्ते पर आज नहीं तो कल नुकसान ही मिलेगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।